इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ विवादित टिप्पणी को लेकर पुलिस ने केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की गिरफ्तारी कर ली है। पुलिस ने नारायण राणे को रत्नागिरी से गिरफ्तार कर लिया है। राणे को संगमेश्वर पुलिस स्टेशन ले जाया जा रहा है। राणे ने रत्नागिरी कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया है। इसके बाद उनके वकील बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचे, लेकिन हाईकोर्ट ने भी राणे की जमानत याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। ऐसे में नासिक पुलिस के विशेष दस्ते ने रत्नागिरी जाकर केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को हिरासत में ले लिया। इससे पहले शिवसेना नेताओं और कार्यकर्ताओं ने राणे के खिलाफ नासिक, पुणे और महाड़ में 3 एफआईआर दर्ज करवाई थी। इस बयान के बाद शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के बीच भी तनाव बढ़ गया है। तो नारायण राणे की गिरफ्तारी हो चुकी है, उन्हें संगमेश्वर थाने लाया गया है। हालांकि रत्नागिरी कोर्ट ने तो उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी, लेकिन अब जो उम्मीद है वो हाईकोर्ट से है, बॉम्बे हाईकोर्ट से है। बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए नारायण राणे के वकील भी अब नजर आ रहे हैं। और जिस वक्त नारायण राणे को पुलिस ने हिरासत में लिया, उस समय वो खाना खा रहे थे। इसका एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें दिखा है कि पुलिस के कुछ अधिकारी नारायण राणे को हिरासत में लेने पहुंचे थे और इस दौरान वो अपने समर्थकों को बीच खाने की थाली पकड़े बैठे थे। इस दौरान वहां नीलेश राणे ने पुलिस अधिकारियों से ऑर्डर की कॉपी दिखाने को कहा और इसी बात को लेकर वहां काफी गहमागहमी हो गई। हालांकि नारायण राणे ने मामले को संभाला और अपने समर्थकों को शांत करवाकर वो पुलिस वालों के साथ चले गए। और ये देखिए, ये वीडियो सामने आया है जब नारायण राणे को गिरफ्तार करने के लिए पहुंची थी नासिक पुलिस। वहां वो अपने समर्थकों के बीच मौजूद थे, खाना खा रहे थे। हालांकि जब पुलिस से दस्तावेज मांगे गए उनके समर्थकों की तरफ से, तो इसी बात को लेकर वहां पर कहासुनी हुई, गहमा-गहमी का माहौल बना। लेकिन इस पूरे मामले को नारायण राणे ने खुद ही संभाला और पुलिस टीम के साथ वो चले गए। तो यहीं से नारायण राणे की गिरफ्तारी हुई। कुछ देर पहले नारायण राणे, जिन्होंने रायगढ़ में जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लेकर विवादास्पद बयान दिया था, इसी को लेकर शिवसेना लगातार बीजेपी पर हमलावर होती हुई नजर आई थी। उनकी गिरफ्तारी की मांग लगातार की जा रही थी, यहां तक कि 3 थानों में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। और अब पूरी तरीके से फंस चुके हैं नारायण राणे, क्योंकि रत्नागिरी कोर्ट से भी राहत उन्हें नहीं मिली है। हाईकोर्ट ने भी तत्काल सुनवाई से साफ इनकार किया है। एक मिनट साहब चौथा, एक मिनट साहब चौथा, एक मिनट और साहब चौथा। और इस वक्त 2 सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। अभिषेक पांडे हमारे साथ मौजूद है और इसके साथ ही आशीष सिंह हमारे साथ मौजूद है। आशीष, सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगी, क्योंकि बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस बात को रखते हुए ये साफ कर दिया है कि तत्काल सुनवाई नहीं होगी। तो ऐसे में उम्मीद अब है या नहीं है कि राहत मिल सकेगी या नहीं मिल सकेगी हाईकोर्ट से? जी, हाईकोर्ट ने साफ तौर पे इस पूरे मामले में, क्योंकि सेक्शन 500, 505 इसके तहत मामला दर्ज किया गया है, लिहाजा उसके तहत उस पूरे प्रोसीजर को मांगा है जिसके तहत ये गिरफ्तारी की गई है। सबसे पहले अहम बात कि जो नारायण राणे के वकील हैं, उन्होंने इस गिरफ्तारी को अवैध तरीके से बताते हुए इस पूरी गिरफ्तारी को ही जो है कहीं ना कहीं चैलेंज किया है। तो लिहाजा हाईकोर्ट का साफ तौर पे कहना है कि अगर गिरफ्तारी हुई है, मामले के का जो है एक लीगल प्रोसीडिंग्स जो है वो पूरी तरह से फॉलो होनी चाहिए। लिहाजा तत्काल सुनवाई करके उसके ऊपर ऑर्डर पास करना किसी भी तरह से रीतिगत या सही नहीं होगा। लिहाजा एक सही सिस्टम से आए, एक पिटीशन जो फाइल की गई है फौजदारी के तहत, वो पिटीशन उनके पास आएगी लीगल वे से, उसके बाद जो है उसे सुनवाई के जो है पटल पे रखा जाएगा। इस बीच कहीं ना कहीं नारायण राणे के लिए मुसीबतें इससे भी बड़ी हुई हैं, क्योंकि जमानत याचिका पे भी सुनवाई अब इस वक्त जो है कहीं ना कहीं रत्नागिरी कोर्ट में जारी है। और सबसे अहम बात यह कि शाम के 5 बजे तक का वक्त है जिस दरमियान इस सुनवाई पे फैसला आ सकता है। वहाँ पे पुलिस स्टेशन के अंदर वहीं नारायण राणे की जो स्वास्थ्य है वो भी कहीं ना कहीं बिगड़ता चला जा रहा है। लिहाजा ये पूरा जो सिनेरियो है वो कहीं ना कहीं क्रिटिकल होता चला जा रहा है। हाई कोर्ट से जो है कहीं ना कहीं इस याचिका पे सुनवाई के लिए, तत्काल सुनवाई के लिए मना करना, जमानत याचिका पे रत्नागिरी कोर्ट में जो है वो सुनवाई का अहम पड़ाव पे होना, और साथ ही साथ उनकी तबीयत का, नारायण राणे की तबीयत का पुलिस स्टेशन में खराब होना, ये सारे ही क्रिटिकल सिचुएशंस हैं जिसके ऊपर से पर्दा जो है वो कुछ समय में साफ हो पाएगा। बिल्कुल, यानी कि आने वाले कुछ मिनट
जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नारायण राणे के लिए हो जाते हैं, क्योंकि रत्नागिरी कोर्ट के बाद अब हाईकोर्ट से ही उम्मीद है। लेकिन हाईकोर्ट की तरफ से भी तमाम डॉक्यूमेंट्स का जिक्र करते हुए कहा गया है कि देखिए, गिरफ्तारी को लेकर जो सवाल उठा रहे हैं, पहले इसको हमें देखना होगा। ठीक है आशीष, आप बने रहिए हमारे साथ। अभिषेक, आपका भी रुख करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि इस मुद्दे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट किया है कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा केंद्रीय मंत्री नारायण राणे जी की गिरफ्तारी संवैधानिक मूल्यों का हनन है। इस तरह की कार्रवाई से ना तो हम डरेंगे ना दबेंगे। बीजेपी को जन आशीर्वाद यात्रा में मिल रहे अपार समर्थन से ये लोग परेशान हैं। हम लोकतांत्रिक ढंग से लड़ते रहेंगे, यात्रा जारी रहेगी। अभिषेक पांडे हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अभिषेक, देखिए, साख का सवाल तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बन चुका है, लेकिन अगर ये कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से नारायण राणे के पक्ष में खड़ी है, लेकिन दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस के बयान पर नजर डाले तो इसमें भी साफ होता है कि पार्टी जो है दो खेमे में बढ़ती हुई नजर आ रही है इस पूरे मामले को लेकर। देखिए, इस पूरे मामले में खास करके महत्वपूर्ण बात यह है कि नारायण राणे के साथ पूरी पार्टी खड़ी है। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष के ट्वीट के बाद देवेंद्र फडणवीस ने भी ट्वीट कर दिया है, न डरेंगे न झुकेंगे, नारायण राणे के साथ रहेंगे। यानी भले ही वक्तव्य का समर्थन ना किया हो, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर नारायण राणे के सपोर्ट में पूरी की पूरी पार्टी खड़ी हो गई है। और खासकर दो जिले जहां पर नारायण राणे का सबसे ज़्यादा प्रभाव है, सिंधुदुर्ग और रत्नागिरी, उन दो जिलों में फिलहाल कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं। और बीजेपी के एमएलसी प्रसाद लाड, जो नारायण राणे के साथ उनकी गाड़ी में बैठकर पुलिस स्टेशन तक गए थे, प्रसाद लाड वो फिलहाल पुलिस स्टेशन पर ही धरने पर बैठ गए हैं और नारायण राणे को तुरंत रिहा करने की मांग कर रहे हैं और उन्हें पुलिस स्टेशन से छोड़ने की मांग कर रहे हैं। और लगातार कानूनी तौर पर मुंबई हाई कोर्ट हो या फिर रत्नागिरी कोर्ट हो, दोनों जगहों पर एडवोकेट्स की टीम लगी हुई है ताकि तुरंत कुछ न कुछ इस मामले में नारायण राणे को राहत मिले। फिलहाल नारायण राणे पुलिस स्टेशन में है, लेकिन जो वीडियो हमने दिखाया उस वीडियो में साफ दिख रहा है जिस समय नारायण राणे खाना खा रहे थे उस समय में रत्नागिरी एसपी पहुंचे हैं और पहले नीरेश राणे से बहस हुई है, लेकिन खुद नारायण राणे ने उठकर इस पूरा मामला शांत कराया और खुद गाड़ी में बैठकर पुलिस स्टेशन तक गए। यानी साफ है कि कहीं न कहीं अब बीजेपी को लगता है कि आक्रामक होने का वक्त है और इसीलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से ट्वीट आना निश्चित तौर पर महाराष्ट्र बीजेपी के लिए एक नई दिशा देने के लायक है। बिल्कुल, यानी कि पूरी की पूरी बीजेपी और शिवसेना आमने सामने हो चुकी है। अभिषेक पांडे, आप बने रहिए हमारे साथ। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि बीजेपी ने नारायण राणे के खिलाफ हुई कानूनी कार्रवाई का विरोध किया है और महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधा है। क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। कुछ शब्द नारायण राणे जी ने जरूर ऐसे प्रयोग किए होंगे जो मुझे लगता है जिन शब्दों से बचा जा सकता था, किंतु क्या ये टॉलरेंस है? क्या यही कानून है? महाराष्ट्र के कुछ मंत्री बता रहे हैं कानून सर्वोपरि है। भारतीय जनता पार्टी के दफ्तरों के ऊपर पत्थरबाजी करना, लोगों के जान को जोखिम में डालना, क्या यह कानून है? इस प्रकार से एक मंत्री पर 30-30, 40-40 एफआईआर कर देना, क्या यह कानून है? अभिषेक पांडे लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अभिषेक, देखिए, पार्टी ये तो मानकर चल रही है कि कुछ शब्दों से बचा जा सकता था और इस बात का जिक्र देवेंद्र फडणवीस की तरफ से भी किया गया, लेकिन क्या अब ये पूरा का पूरा मसला एक राजनीतिक मुद्दा बन चुका है? बिल्कुल, ये पूरा मामला अब राजनीतिक तौर पर हो गया है क्योंकि बीजेपी को लगता है कि अगर अब वो शिवसेना के सामने झुके तो उनके लिए एक अस्तित्व का प्रश्न हो जाएगा और खास करके ऐसे समय में जब सामने कई चुनाव हैं और ऐसे में शिवसेना कहीं न कहीं आने वाले समय में बीजेपी को हर जगह इस तरीके की दिक्कत करेगी। और यही वजह है कि बीजेपी ने एक लाइन ली और खासकर राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से जो लाइन ली गई उससे ये साफ हो गया कि बीजेपी का दिशा निर्देश किस तरफ है। अभी खबर ये आ रही है कि बीजेपी के नेता विनोद तावड़े वो राज्यपाल के पास पहुंच रहे हैं, राज्यपाल से इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करने के लिए और राज्य सरकार को तुरंत इंटरवीन करे और इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं ये गाइडलाइन कि महाराष्ट्र के जो एमपीज हैं उनको लेकर कुछ लोकसभा स्पीकर को लेटर लिखे हैं, क्या मांग रहे हैं? जिसको कहते हैं हक का भंग। हर एमपी का, हर मिनिस्टर का कुछ अधिकार रहता है, उस अधिकारों का हनन हुआ। इस प्रकार की पिटीशन लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति, इन दोनों को हमारे सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पिटीशन सादर करेंगे। महाराष्ट्र सरकार या फिर उद्धव ठाकरे जानबूझकर शिवसेना टारगेट कर रहे, ऐसा लगता है क्या?
महाराष्ट्र सरकार या फिर उद्धव ठाकरे की जो सरकार है जानबूझ के टारगेट कर रही है किसको? बीजेपी को? हाँ, करने दो, क्या फर्क पड़ता है, हम समर्थ हैं। तो चंद्रकांत पाटिल को आप सुन रहे थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि टारगेट किया जा रहा है, टारगेट करने दिया जाए शिवसेना की तरफ से, क्योंकि हम समर्थ है। ये अधिकारों का हनन है, संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ है। जो गिरफ्तारी यहाँ पर नारायण राणे की हुई है, और नारायण राणे के खिलाफ शिवसेना कार्यकर्ताओं ने मुंबई के लालबाग इलाके में जोरदार प्रदर्शन किया है। इस दौरान मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने नारायण राणे को उनके बयान पर घेर लिया। कोरोना जब भी कल जन आशीर्वाद निकली थी तो उनको नहीं क्या कोरोना, और वही जन आशीर्वाद में एक मुख्यमंत्री का इंसल्ट करते हैं, एक भूतपूर्व मुख्यमंत्री करता है, तभी उनको नहीं क्या अकल। तो महाराष्ट्र के रत्नागिरी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन किया। बड़ी तादाद में बीजेपी कार्यकर्ता संगमेश्वर पुलिस स्टेशन के बाहर जुट गए और जोरदार प्रदर्शन किया गया। ये तस्वीर आप देखिए, किस तरीके से थाने के बाहर भारी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता जुटे, जोरदार प्रदर्शन किया गया, नारेबाजी की जा रही है और लगातार यही विरोध कि नारायण राणे की गिरफ्तारी संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ है, और इसी गिरफ्तारी को चुनौती अब हाईकोर्ट में भी दी गई है बीजेपी की तरफ से। आशीष सिंह हमारे साथ मौजूद है, उनका रुख कर लेते हैं। आशीष, लगातार अब विरोध प्रदर्शन तेज होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से नारायण राणे के साथ में खड़ी है, लेकिन सवाल यही है कि अब ये पूरा का पूरा मसला किस ओर आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि इसी तरीके से अगर सड़कों पर प्रदर्शन रहा तो आम जनता को भी परेशानी होगी। जी, प्रदर्शन इसी तरह से जारी रहा तो कहीं ना कहीं आम जनता को परेशानी जरूर होगी। सबसे अहम बात यह है, इस वक्त जो जानकारी उभर कर सामने आई है कि महाड़ में जो एफआईआर नारायण राणे के ऊपर दर्ज हुई थी, वो भी जो है रत्नागिरी उनकी एक टीम पहुंची हुई है नारायण राणे की कस्टडी के लिए। यानी कि अगर नासिक की एफआईआर में नारायण राणे को जो है वो जमानत मिलती है रत्नागिरी कोर्ट से, तो ऐसे में महाड़ की कस्टडी लेने के लिए पहुंची रहेगी। जो 3 एफआईआर हुई थी, उसमें औरंगाबाद की एफआईआर, पुणे की एफआईआर और साथ ही साथ जो है महाड़ की एफआईआर, नासिक की एफआईआर 3 मुख्य रूप से थी। ऐसे में महाड़ पुलिस का भी पहुंचना कहीं ना कहीं साफ तौर पर अब नारायण राणे की गिरफ्तारी करने के लिए किसी भी तरह की कोर कसर जो है वो नहीं छोड़ी जा रही है। वहीं दूसरी तरफ जिस व्यवस्था की बात आप कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए पुलिस का बंदोबस्त जो है वो कड़ा होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। पुलिस जो है वो तैयारी कर रही है। ये रिजर्व पुलिस की जो तैयारी है वो यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगी। ये नारायण राणे के घर का, जूही का स्थित घर का ये हिस्सा है जहाँ पर इस तरह की तैयारियाँ चल रही है, क्योंकि अगर गिरफ्तारी होती है, बीजेपी सड़कों पर उतरती है, तो कहीं ना कहीं आज दोपहर को जिस तरह के हालात हुए, उस तरह के हालात जो है यहाँ पर वापस उसकी पुनरावृत्ति हो सकती है। रास्ते को फिलहाल नारायण राणे के घर के जो है पूरी तरह से बंद किया गया है। अंदर जो है वो गार्ड्स और कार्यकर्ता दोनों ही मौजूद हैं, लेकिन अगर हालात बिगड़े, नारायण राणे गिरफ्तार हुए, तो सड़कों पर जो होगा उसका खामियाजा आम आदमी को बिल्कुल, और यही सबसे बड़ी चुनौती यहाँ पर प्रशासन के सामने है कि कानून व्यवस्था को किस तरीके से बनाए रखा जाए। ठीक है आशीष सिंह, आप बने रहिए हमारे साथ। अभिषेक भी हमारे साथ लगातार मौजूद है, लेकिन इस पूरे विवाद पर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। चलाने का प्रयास सरकार की ओर से किया जा रहा है। मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी वक्तव्य का समर्थन नहीं करेगी, पर व्यक्ति का समर्थन पूरे तरीके से करेगी। भारतीय जनता पार्टी नारायण रावजी राणे इनके पीछे पूरी ताकत से खड़ी रहेगी। गैर कानूनी ढंग से अगर उन्हें अरेस्ट किया गया तब भी जन आशीर्वाद यात्रा चलेगी। जिस प्रकार की परिस्थिति दिखाई पड़ती है बंगाल में, इसी प्रकार से स्टेट स्पॉन्सर्ड घटनाएं हुई। और एनसीपी नेता नवाब मलिक ने नारायण राणे के बयान को महाराष्ट्र की जनता का अपमान बताया। जिस तरह से केंद्रीय मंत्री नारायण राणे जी मुख्यमंत्री के प्रति भाषा का उपयोग कर रहे हैं, थप्पड़ मारने की बात कर रहे हैं, हमें लगता है ये मुख्यमंत्री का अपमान नहीं, महाराष्ट्र की जनता का अपमान है। ये भाषा कभी भी सहन नहीं हो सकती। समझना पड़ेगा कि कानून से ऊपर कोई नहीं, कानूनी कार्रवाई निश्चित रूप से होगी।
अभिषेक पांडे लगातार हमारे साथ बने हुए, उनका रुख कर लेते हैं। अभिषेक पांडे, नारायण राणे के बयान के बाद जिस तरीके से शिवसेना हमलावर होती हुई बीजेपी पर नजर आई, क्या इसे इस बात से समझा जा सकता है क्योंकि शिवसेना लगातार मुद्दे ढूंढ रही थी कि किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को घेरा जाए, तो ये एक सटीक मुद्दा शिवसेना के हाथ में था? बिल्कुल, शिवसेना जिस तरीके से बीजेपी के ऊपर काफ़ी समय से आक्रामक है, लेकिन जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए बीजेपी की कोशिश ये थी कि नारायण राणे को शिवसेना के गढ़ में घुमाया जाए। चाहे मुंबई की बात हो या थाने की बात हो या कोंकण की बात हो, ये तीनों जगहें ऐसी हैं जो शिवसेना का गढ़ है और इन जगहों पे नारायण राणे के जाने का सीधा मतलब है कि शिवसेना के वोट में सेंधमारी करना। और यही वजह है कि शिवसेना इस जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर, वैसे तो महाराष्ट्र में 4 जन आशीर्वाद यात्राएं चल रही हैं, लेकिन सारे जन आशीर्वाद यात्रा में से सबसे बड़ा जो सबसे आकर्षण रहा वो सिर्फ और सिर्फ नारायण राणे की जन आशीर्वाद यात्रा पर रहा। उसकी वजह साफ है कि इन तीनों, खासकर कोर शिवसेना का जो गढ़ है, उन तीनों जगहों पर नारायण राणे को घुमाना यानी सीधे तौर पर सेंधमारी करना। और यही वजह है कि शिवसेना आक्रामक थी और ऐसे में नारायण राणे की एक गलती ने, नारायण राणे के एक बयान ने कहीं न कहीं शिवसेना को बैठे बिठाए मुद्दा दे दिया और बीजेपी इस पूरे वक्तव्य के कारण बैकफुट पर आ गई। लेकिन जिस तरीके से शिवसेना ने सुबह से हंगामा पूरे प्रदेश भर में किया, निश्चित तौर पर बीजेपी को अब मौका मिल गया है शिवसेना को घेरने के लिए। और शायद यही वजह है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को इस पूरे मामले में उतरना पड़ा। और चूंकि महाराष्ट्र बीजेपी की लाइन अब तक उतनी तीखी नहीं थी, इसलिए पूरी लाइन तय करनी पड़ी राष्ट्रीय अध्यक्ष को। और जगत प्रसाद नड्डा के जिस तरीके से ट्वीट आए हैं, उस ट्वीट के बाद तुरंत देवेंद्र फडणवीस का ट्वीट आया कि हम डरेंगे नहीं, झुकेगी नहीं, यानी पार्टी ने लाइन क्लियर कर दी। अभी तक अगर महाराष्ट्र की बात करें तो शिवसेना ने महाराष्ट्र में बीजेपी के 5 से 6 जो जिला मुख्यालय है वहां पर पत्थरबाजी की है या कहीं न कहीं तोड़ने की कोशिश की है। अब इस दौरान बीजेपी को आक्रामक पूरी तरीके से नारायण राणे के समर्थन में जुट गई है, पक्ष में खड़ी है। हालांकि भले ही खुले तौर पर उनके वक्तव्य को लेकर बयान नहीं दे रही है, लेकिन अब ये अस्मिता का सवाल भारतीय जनता पार्टी के लिए बन चुका है और ये ऐलान भी बीजेपी की तरफ से कर दिया गया है कि अब देखिए पूरे प्रदेश में इसका विरोध किया जाएगा। अभिषेक, आशीष, आप बने रहिएगा हमारे साथ, लेकिन आपको बता दें, जिस वक्त नारायण राणे को पुलिस ने हिरासत में लिया उस समय वो खाना खा रहे थे। इसका एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें दिखा है कि पुलिस के कुछ अधिकारी नारायण राणे को हिरासत में लेने पहुंचे थे और इसी दौरान वो अपने समर्थकों को बीच खाने की थाली पकड़े हुए बैठे नजर आए। इस दौरान वहां नीलेश राणे ने पुलिस अधिकारियों से ऑर्डर की कॉपी दिखाने को कहा और इसी बात को लेकर वहां काफी ज्यादा गहमागहमी हो गई। हालांकि नारायण राणे ने मामले को पूरी तरीके से संभाला और अपने समर्थकों को शांत करवाया। वो पुलिस वालों के साथ फिर चले गए। न्यूज़ 18 पर एक्सक्लूसिव वीडियो आप देखिए, यही वो जगह है, यही वो समय था जब नारायण राणे की यहां से गिरफ्तारी हुई। वो अपने समर्थकों के साथ लंच कर रहे थे, लेकिन अचानक वहां पर पुलिस की टीम पहुंचती है, उनको गिरफ्तार करती है। हालांकि उनकी गिरफ्तारी का विरोध भी वहां पर उनके समर्थक जताते हुए नजर आए, लेकिन इस पूरे सिचुएशन को नारायण राणे ने कंट्रोल किया, संभाला और आसानी से पुलिस की टीम के साथ चले गए। आशीष हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आशीष, इस पूरे मामले को लेकर अब कानूनन क्या कुछ हो सकता है, क्योंकि अगर हाईकोर्ट की तरफ से ये कहा जा रहा है कि पहले तो ये देखना होगा कि गिरफ्तारी वैध है या अवैध है, तो ऐसे में कितनी संभावना है कि आज ही फैसला आ सकता है कोर्ट का? जी, बॉम्बे हाई कोर्ट में इस वक्त जो 4:30 बजे का वक्त दिया गया हुआ था, उस 4:30 बजे के वक्त से अभी तक नारायण राणे की जो कहा जाए कि एक फौजदारी मामले के तहत जो याचिका दायर की गई थी, उसे जो है अब तो उसकी सुनवाई शुरू नहीं हुई है। लिहाजा संभव है कि हाई कोर्ट इस मामले की सुनवाई कल तक जो है स्पेशल बेंच पर ट्रांसफर कर दे। लिहाजा अब तक इस मामले में हाई कोर्ट से किसी भी तरह की राहत जो है वो नारायण राणे को मिलती हुई नहीं दिखाई पड़ रही है। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए कि महाड़ पुलिस जो है इस वक्त सीधे रत्नागिरी पहुंची हुई है, ताकि नासिक पुलिस के लिए की गिरफ्तारी से बचने के लिए जिस तरह से जमानत अर्जी जो है वो नारायण राणे की तरफ से कोर्ट में दाखिल की गई है, उससे अगर जमानत मिलती है तो महाड़ पुलिस जो है अपने यहाँ पे दर्ज की गई FIR में उनकी कस्टडी की डिमांड कर सकती है। लिहाजा वक्त कम है
कोर्ट में जिस तरह की सुनवाई जारी है वो सबसे अहम है। अगले कुछ मिनटों में ये स्थिति साफ हो पाएगी कि नारायण राणे जो है उन्हें जमानत मिल पाएगी या नहीं। वहीं दूसरी तरफ महाड़ पुलिस जो है वो अपनी एक रिमांड तैयार कर रही है और तुरंत जो है उसे कोर्ट में फाइल करने की तैयारी में है ताकि इमीडिएट लेवल पे उन्हें नारायण राणे की कस्टडी मिल सके। अगर नासिक की कस्टडी से उन्हें जमानत मिलती है तो यहाँ पर माहौल जो है वो तंग दिखाई पड़ेगा जुहू में। अब पुलिस जो है वो यहाँ पर लोगों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ, सभी के साथ जो है वो बातचीत करने में जुटी हुई है ताकि हालात सामान्य बने रहें। फिलहाल जिस तरह से हालात और नारायण राणे की गिरफ्तारी को लेकर सिचुएशन बनी हुई है, अगले कुछ मिनट काफी अहम है जिसमें स्थितियां साफ होंगी। हाई कोर्ट में सुनवाई कल तक के लिए बड़ी खबर आपको बता दें, नारायण राणे को राहत नहीं मिली है। बॉम्बे हाई कोर्ट से जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। CNN न्यूज 18 की खबर है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रत्नागिरी कोर्ट के बाद अब हाई कोर्ट से भी राहत नहीं मिली है नारायण राणे को। इस वक्त की बड़ी खबर, मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है नारायण राणे की, क्योंकि हाई कोर्ट से ये उम्मीद थी कि उन्हें जमानत मिल सकती है। सुनवाई के लिए समय भी दिया गया था, लेकिन अब ये जानकारी मिल रही है कि नारायण राणे को राहत नहीं मिली है। यानी कि आज उनकी जो जमानत याचिका दाखिल की गई थी उसमें उन्हें राहत नहीं मिली है। बॉम्बे हाई कोर्ट से जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। इससे पहले रत्नागिरी कोर्ट की तरफ से भी जमानत याचिका खारिज हुई थी। अभिषेक हमारे साथ लगातार मौजूद है। अभिषेक, एक और झटका नारायण राणे को हाई कोर्ट से भी राहत नहीं मिली। बिल्कुल एक बड़ा झटका है नारायण राणे के लिए। हाईकोर्ट ने फिलहाल तुरंत रिलीफ देने से मना कर दिया है, यानी ये एक बड़ा झटका है नारायण राणे की। सबसे बड़ी उम्मीद हाईकोर्ट थी, क्योंकि दोपहर में हाईकोर्ट ने उन्हें तुरंत सुनवाई करने से मना कर दिया था, लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट लेकर के फिर से नारायण राणे के एडवोकेट्स ने फिर हाईकोर्ट अप्रोच किया, लेकिन फिलहाल तुरंत रिलीफ देने से मना कर दिया है हाईकोर्ट ने। यानी नारायण राणे की मुश्किलें बिल्कुल बढ़ गई हैं। इस बीच दूसरी बड़ी खबर यह है कि विनोद तावड़े, जो कि राष्ट्रीय मंत्री हैं बीजेपी के और हरियाणा के प्रभारी हैं, विनोद तावड़े के नेतृत्व में बीजेपी का प्रतिनिधि मंडल राज्यपाल के पास पहुंच गया है। राज्यपाल से ये कहने के लिए कि तुरंत नारायण राणे को छोड़ने के लिए राज्य सरकार को राज्यपाल कहें और आदेश दें, उसको लेकर के प्रतिनिधि मंडल पहुंचा है। यानी बीजेपी ने भी अब मोर्चा खोल दिया। अब तक नारायण राणे खुद लीगल लड़ाई लड़ रहे हैं, तो बीजेपी दूसरे फ्रंट पर नारायण राणे के साथ किस तरीके से खड़ी हो गई। जगत प्रकाश नड्डा के ट्वीट के बाद बीजेपी के नेता विनोद तावड़े पहुंच गए हैं राज्यपाल के पास। वहां पर उनसे बातचीत चालू है राज्यपाल से, कि ताकि तुरंत राज्य सरकार को राज्यपाल कुछ आदेश दे पाए। कोर्ट से तो राहत नहीं मिली है, लेकिन अब दूसरी ही तरफ आप देखिए, बीजेपी का एक प्रतिनिधि मंडल है जो कि राज्यपाल से मुलाकात करने पहुंचा है और मांग ये रखी जा रही है कि वो मुख्यमंत्री से कहे कि नारायण राणे को छोड़ दिया जाए। अभिषेक, आपके पास लौटेंगे, लेकिन आइए अब आपको सुनवाते हैं केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के किस बयान पर घमासान आखिरकार मचा हुआ है। व्यावसायिक त्रस्त आहे, परत 10 वर्षात उघडमान करू शकणार नाही ही ह्या माणसामुळे सारखा घाबरून। बरं, उपाय काय नाही। 1,57,000 लोक गेली हो महाराष्ट्रात, यांच्यामुळे काय उपाय नाही। वॅक्सिन नाही, हे नाही, ते नाही, स्टाफ नाही, डॉक्टर नाही, भयावह परिस्थिती महाराष्ट्राच्या आरोग्य विभागाची होती। मला बोलायचा अधिकार तरी आहे का? बाजूला म्हणा एखादा सेक्रेटरी ठेव आणि विचार बोल, त्याविषयी नाही काय। किती वर्ष आली देशाला संस्कृती हिरक महोत्सव काय? तो देखिए 23 अगस्त 2021 यही वो बयान था नारायण राणे की तरफ से जो दिया गया था, जिसके बाद लगातार शिवसेना उनके खिलाफ मोर्चा खोलती हुई नजर आई थी। लेकिन अब नारायण राणे की गिरफ्तारी हो चुकी है रत्नागिरी कोर्ट के बाद। अब हाईकोर्ट से भी राहत उन्हें नहीं मिली है। लेकिन केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बयान के विरोध में शिवसेना महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों में विरोध प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। ये 5 तस्वीरें आप देखिए, मुंबई, नासिक, औरंगाबाद, पुणे और रत्नागिरी, किस तरीके से यहाँ पर जमकर नारेबाजी हो रही है। विरोध प्रदर्शन लगातार महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों में हो रहा है। शिवसेना के कार्यकर्ता उनकी मांग को लेकर इसी तरीके से सड़कों पर उतरी, और अब दूसरी ही तरफ बीजेपी ने भी पूरी तरीके से मोर्चा खोल लिया है।
और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। पंजाब कांग्रेस में हलचल इसलिए मची है क्योंकि 2 दिन पहले नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकार प्यारेलाल गर्ग और मालविंदर सिंह माली ने जम्मू कश्मीर और अफगानिस्तान और 1984 के सिख दंगों पर विवादास्पद बयान दिया था, जिस पर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आपत्ति जताई थी। उनके अलावा कुछ दूसरे कांग्रेस नेताओं ने भी बयान पर सवाल उठाए थे। इस मामले में मुख्यमंत्री दफ्तर की तरफ से एक प्रेस नोट भी जारी किया गया, जिसमें कैप्टन खेमे के कई मंत्रियों ने सिद्धू से प्यारेलाल गर्ग और मालविंदर सिंह माली के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। यही नहीं, प्रेस नोट में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि सलाहकारों के बयान से अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी को भारी नुकसान हो सकता है। हमारे देश में ऐसे लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है जो 2 बातें कह रहे हैं। एक तो जम्मू कश्मीर भारत के अविभाज्य अंग होने के विषय में जिन्हें शक है। दूसरा जो है, जो लोग तालिबानी संस्कृति का समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि वो मानवता के खिलाफ एक चुनौती है तालिबानिज्म। तो ऐसे लोगों का कांग्रेस में कोई स्थान नहीं है, वो कोई व्यक्ति। अब रहा एक पर्टिकुलर आदमी के विषय में जो बात कही जा रही है, मैंने उनके डिटेल मंगाए हैं, क्योंकि जो मुझे जानकारी मिली है कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। एक जर्नल संदर्भ में कुछ बातें कही हैं, तो उसको ट्विस्ट किया गया। उनका कहना है कि मेरे बयान को ट्विस्ट किया गया है, लेकिन मैं फिर भी जो है एसर्टेन कर रहा हूँ, उसकी जानकारी ले रहा हूँ। और ऐसे व्यक्ति चाहे कोई हो, उसका कांग्रेस में कोई स्थान नहीं। और इसी खबर पर अरुण सिंह हमारे सहयोगी मौजूद है ज्यादा जानकारी के साथ। अरुण, देखिए, सिद्धू के सलाहकारों के बयान के बाद से ही लगातार पंजाब कांग्रेस पार्टी में घमासान मचा हुआ है, लेकिन सवाल यही है कि क्या पार्टी आला कमान की तरफ से कोई स्टेटमेंट सामने आया है, कोई स्टैंड लिया गया है इस पूरे मामले पर? देखिए, कांग्रेस नेतृत्व की अगर बात करिए तो वहां तक अभी ये बात पहुंची नहीं है। राज्य में जरूर हलचल है और सिद्धू के समर्थक जो हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह के विरोधी हैं, उन्होंने एक बैठक की है जिसमें लगभग 23 एमएलए और 3 मंत्री शामिल थे। और उनमें से 5 लोग आज शाम को देहरादून की तरफ रवाना भी हो गए हैं, जहां पर वो राज्य के प्रभारी महासचिव हरीश रावत से मुलाकात करेंगे। और नवजोत सिंह सिद्धू के खेमे के माने जाते हैं वो लोग, इन सब ने ऐलान कर दिया है कि वो कैप्टन अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग करेंगे। लेकिन केंद्रीय नेतृत्व की अगर बात करिए, दिल्ली की बात करिए, तो अब तक न तो उन लोगों को मिलने का कोई समय दिया गया और नहीं, जो मेरी जानकारी, उन्होंने समय अभी तक मांगा है। जरूर मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा है कि सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे, लेकिन पार्टी में एक प्रोटोकॉल है, एक सिस्टम है। पहले उनको प्रभारी महासचिव से मुलाकात करनी, उसके बाद अगर वो समय मांगेंगे तो उस पर विचार किया जाएगा। तो कल उनके जो बागी ये मंत्री और विधायक हैं जो कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाने की मांग कर रहे हैं, उनके सोनिया गांधी से मिलने का जहां तक सवाल है, उसका कोई टाइम अभी फिक्स नहीं है। हालांकि बैठक के बाद उन्होंने जरूर ये कहा था कि वो सोनिया गांधी से मिलना चाहते हैं और आज हरीश रावत से मिलने जा रहे हैं। तो सिद्धू को अध्यक्ष बनाने के बाद जो बगावत थमती नजर आ रही थी, वो खत्म नहीं हुई, बल्कि और ज्यादा दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अपने चरम पर है और इसी को लेकर बीजेपी की तरफ से सवाल भी उठाए गए हैं। आप बने रहिए अरुण हमारे साथ, लेकिन इस बीच आपको बता दें, पंजाब कांग्रेस में बचे इस घमासान पर कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने क्या कुछ कहा है, इसे भी सुन लीजिए आप। नवजोत सिंह सिद्धू जो कि पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनके 2 सलाहकारों ने ऐसे मुद्दे पे बयान दिया जिस पर पूरा देश एक तरफ होता है और उन दोनों के बयान एक अलग ही हैं। तो पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले ऐसे बयानों से कांग्रेस पार्टी को थोड़ी मुश्किल नहीं होगी? देखिए, जो परिस्थितियां हैं वो सिर्फ चुनाव या राजनीति से जुड़ी हुई नहीं है। अफ़गानिस्तान में तालिबान के जीत के बाद जो इस पूरे क्षेत्र में परिस्थितियां हैं वो बहुत ही संवेदनशील बनी हुई है। 1979 में 1989 में जब पूर्वी यूरोप में कलैप्स हुआ था, जब बर्लिन वॉल गिरी थी और ईस्ट यूरोप के जो मुल्क थे उनमें आज़ादी की लहर चली थी, तो उसका एक बहुत नकारात्मक प्रभाव उस समय जम्मू कश्मीर पे भी पड़ा था। और आज जब तालिबान की जीत हुई है अफ़गानिस्तान में, तो इससे एक बहुत बड़ा, जिसको पंजाबी में होंगारा कहते हैं, वो आईएसआई को और जो पाकिस्तान की डीप स्टेट है उसको मिला है। उसके साथ साथ जो बाकी आतंकवादी संगठन हैं, चाहे उसमें हमास हो, चाहे हिजबुल्लाह हो, चाहे दाइश हो, चाहे इस्लामिक स्टेट हो, इन सब संगठनों को भी एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिला है।
तो ऐसी परिस्थिति में जब भारत के आसपास स्थितियां बिगड़ रही हो, उस समय जम्मू कश्मीर के मामले के ऊपर हम सब लोगों को एक स्वर में अपनी बात कहनी चाहिए। और भारत के संसद का 1994 का सर्वसम्मति से पारित किया हुआ प्रस्ताव है, जो 2012 में दोहराया गया, कि अगर उसमें पहली बात ये कही गई है कि जम्मू और कश्मीर भारत का अटूट और अभिन्न अंग है। पर सिद्धू के सलाहकारों के बयान पर पंजाब कांग्रेस में मचे घमासान पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि पंजाब कांग्रेस के नेताओं की हालिया टिप्पणियां, जिन्हें राज्य के शीर्ष नेतृत्व के साथ साथ दिल्ली में हाईकमान का संरक्षण प्राप्त है, निंदनीय है। वो बार बार गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं, जिसका राष्ट्रीय सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। इसके साथ ही उन्होंने लिखा कि मैं कांग्रेस के शीर्ष राष्ट्रीय नेतृत्व से स्पष्ट रूप से ये बताने का आग्रह करूंगा कि क्या वो पंजाब में कांग्रेस नेताओं द्वारा कश्मीर और पाकिस्तान पर की गई टिप्पणियों का समर्थन करते हैं। मामले पर चुप्पी को ऐसी आपत्तिजनक टिप्पणियों के निहित समर्थन के रूप में देखा जाएगा। और इस बीच नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकार मालविंदर सिंह माली ने एक और फेसबुक पोस्ट डालकर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पर हमला बोला। उन्होंने अपने फेसबुक पोस्ट में कुछ तस्वीरें भी डाली है। हालांकि विवादास्पद बयान के बाद मालविंदर सिंह माली की सिद्धू से मुलाकात भी हुई थी, जिसके बाद ये माना जा रहा था कि उनके तेवर ढीले पड़ जाएंगे, लेकिन इस नए पोस्ट के बाद ये मामला और ज्यादा गर्मा गया है। नवजोत सिंह सिद्धू की सलाहकार मालविंदर सिंह माली की तरफ से कैप्टन अमरिंदर सिंह पर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से मुख्यमंत्री ने आज एक कार्यक्रम से दूरी बना ली। आज उन्हें 71वें प्रदेश वन महोत्सव कार्यक्रम में शामिल होना था, लेकिन वो वहां नहीं पहुंचे। उनकी जगह पंजाब के वन मंत्री साधु सिंह धर्मशोत पहुंचे। तो ये तस्वीरें इसी कार्यक्रम में कैप्टन अमरिंदर सिंह को शामिल होना था, लेकिन जिस तरीके से सिद्धू के सलाहकार लगातार कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए नजर आ रहे हैं, उसके बाद लगातार अमरिंदर सिंह के लिए भी मुश्किलें पार्टी में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और इस कार्यक्रम से उन्होंने दूरी बना ली। ये हमारे बहन भाई हैं, ये सिर्फ शक्ल नहीं वैसे भी हमसे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एयरपोर्ट के आसपास फायर हर रोज 3-4 बंदे का डेट होता है, बिल्कुल नॉर्मली। भारतीय एम्बेसी से लेकर के और पीएमओ तक सभी लोग लगे हुए हैं, जितने भी इंडियन हैं उनको निकालने के लिए। सरकार तक हमारी आवाज़ गई तो सरकार ने हमें ढूंढ निकाला। आज फिर हम अपने घर पे वतन वापसी किए हैं। तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के हालात बद से बदतर हो चले हैं। दिन हो रात हर वक्त वहां से निकलने के लिए आम अफगानी नागरिकों की भारी भीड़ जुटती रहती है। लोग अपने मासूम बच्चों के साथ एयरपोर्ट पर इस उम्मीद में खड़े हैं कि वो किसी तरह से काबुल से निकल जाएं। इसी से जुड़ी ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिन गुजरते जा रहे हैं, लेकिन काबुल एयरपोर्ट की तस्वीर जस की तस बनी हुई है। इसमें कोई बदलाव नजर नहीं आ रहा। आलम यह है कि एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मच गई। लोगों की भीड़ कम करने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। ये तस्वीर आप देखिए, एयरपोर्ट पर किस तरीके से रोजाना भीड़ बढ़ती हुई नजर आ रही है। इस भीड़ को नियंत्रित करने के लिए, कम करने के लिए आंसू गैस के गोले भी वहां पर छोड़े गए। और इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है काबुल से, जहां एक बार फिर एयरपोर्ट पर गोलियों की आवाज सुनाई दी। इस दौरान वहां एयरपोर्ट के पास से गुजर रहे लोग सहम गए। इस समय तालिबान के खौफ की वजह से हजारों लोग एयरपोर्ट पर डेरा जमाए हुए हैं, जिन्हें संभालना भी किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। ये गोलियां किसने चलाई अभी इसका पता नहीं चल पाया है, लेकिन आप देखिए किस तरीके से गोलियों की आवाज यहाँ पर सुनाई दी। हालांकि आसपास के जो तमाम लोग थे वो सहम गए, डर गए। 2 दिन पहले अफगानिस्तान से भारत आए नरेंद्र सिंह खालसा ने बताया कि किस तरह से वहां तालिबान का खौफ है। नरेंद्र सिंह खालसा अफगानिस्तान में सांसद थे, जो 3 पुश्तों से
वहां रह रहे थे। 2018 में उनके पिता की हत्या कर दी गई थी और वो भी सांसद थे। जिस तरह से पिछले कुछ दिनों का हाल रहा, जिस तरह से अफगानिस्तान से आप भारत आए, आपकी पहली प्रतिक्रिया मैं समझना चाहता हूँ उस दुख, दर्द और जिस तरह से आप अफगानिस्तान से यहाँ पे आए, सब कुछ छोड़ छाड़ के, उसको मैं समझना चाहता हूँ। धन्यवाद थोड़ा। असी जब दिल्ली आए तो पहले तो सबसे दिल्ली सरकार और इत्थों दे जड़ी प्रधानमंत्री है सबका शुक्रिया करते हैं, क्योंकि बुरे वक्त जब आते और इंडिया हमारे साथ हमेशा हमारी बाँह पर पकड़ते हैं। हालात तो अफ़गानिस्तान की से गवर्नमेंट चेंज हो जाए तो हतमन थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम होती है, इस तरह नहीं जो प्रॉब्लम ना हो, मगर हमारे गुरुद्वारे मंदिर सब कुछ खुदरी हैं। अगर आज अफ़गानिस्तान के हालात ठीक हुए, हो सकता है कोई लोग फिर जाए अपने वतन अपने देश में और खिदमत करने के लिए। कोई संदेश देना चाहोगे वहाँ के लोगों के लिए, वहाँ की जो मौजूदा सरकार या तमाम जो लोग जो आपके साथ में पहले थे, आपके परिवार, आपके दोस्त, आपके तमाम जो लोग हैं, उसके लिए कोई संदेश देना चाहिए? संदेश हमारे ये खुद तालिबान वास्ते जो ये लोग कह रहे हैं कि इस्लामी हिमारत, हम इस्लाम के लिए उसकी बैरक के नीचे कई पीढ़ियों से रह रहे हैं। हमें ये इतराज़ नहीं है जो जमहूरियत बने या इस्लामी हिमारत बने, हमारी उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारी प्रॉब्लम ये है जो जिस तरह गवर्नमेंट बनती है या गवर्नमेंट है उसकी जितने सिख हिंदू रह रहे हैं या कोई और अक़लियत रह रही है, उसके लिए इनकी ख़ास नज़र हो, जो उनका हक़ उसे दिया जाए। आज काफ़ी सालों के बाद फिर से आपका वो दुख और दर्द जो है वो छलका, वो सारी चीज़ें सामने आई। आपके पिताजी भी वहाँ के सांसद थे, जिससे से उनका इंतकाल हुआ, फिर उसके बाद सारी संपत्ति आपकी लगभग लूट गई है, उस चीज़ को मैं समझना चाहता हूँ। देखो 40 साल हो रहे अफ़गानिस्तान में जंग है, लड़ाई है। मेरा पिताजी की मेरे 5 चाचे भी शहीद हो गए उधर, मेरी बहनें भी शहीद हो गए और रिश्तेदार भी सब। फिर मेरी फैमिली से 40 बंदा शहीद हुआ है। इसमें मुझे कोई इतराज़ नहीं है, फ़ख्र है, क्योंकि मैं अफ़गानिस्तान में रह रहा हूँ, सिख हूँ। हमारे गुरु गोबिंद सिंह साहब ने अपने बच्चों की कुर्बानी दी अपने धर्म के लिए, अपने वतन के लिए। हम भी देते हैं हमारे अपने वतन के लिए, इसमें हमें कोई डाउट नहीं है, शक नहीं है। मगर हम प्रॉब्लम यही जो हम अफ़गानिस्तान में देश में यही अफ़गानिस्तान के मुल्क में ये चाहते हैं कि आरामी हो, हमें सुलह चाहिए, आरामी चाहिए और इत्तेफाक से रहना चाहिए। अफ़गानिस्तान की आवाम हमारे साथ इस तरह है जो बहन भाई, कोई हमारे से उसका दुख सुख सब एक ही हमारे साथ। अफगानिस्तान में पैदा हालात के बाद दिल्ली एनसीआर में रहने वाले अफगानों के सामने भी बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। दिल्ली के लाजपत नगर में ऐसे हजारों शरणार्थी बसे हैं जो अफगानिस्तान के भरोसे व्यवसाय चलाते हैं। इनमें मनी एक्सचेंज से लेकर ट्रैवल एजेंसी तक के व्यवसाय में लोग जमे हुए हैं, लेकिन आजकल इन सब की दुकानों में सन्नाटा छाया हुआ है। अफगानिस्तान में पैदा हालात के बाद दिल्ली में रह रहे अफगानियों के सामने समस्या एक ये है कि यहाँ के बिजनेस सारे ठप हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी लोग नहीं आ रहे हैं। तो ट्रैवल एजेंसी चलाने वाले हों या मनी एक्सचेंज करने वाले हों, सबके सामने रोज़ी की एक बड़ी समस्या, क्योंकि बिजनेस पूरी तरह से हार्म हो चुका है। रुखसार हमारे साथ हैं। रुखसार, आप बताइए कि आपके पास क्या क्या बिजनेस है? सर यहाँ पर तो हम फ़्लाइट बुकिंग कर रहे थे, इंटरनेशनल बुकिंग और मनी चेंजर। अभी तो फ़िलहाल फ़्लाइटें बंद हो गया और यहाँ पे सारा काम स्टॉप पे है। पहले कितनी बुकिंग होती थी और अभी क्या हालत है? पहले तो रोज़ाना तो 50 और 60 टिकट तक हम बुक कर सकते हैं, अभी तो बिल्कुल बुक नहीं करेंगे टिकट, सब कुछ वेटिंग पे। अभी सब फ़्लाइटें बंद है और अफगानियों के लिए वीज़ा भी बंद है। जो जिसका मेडिकल आना था यहाँ पे मेडिकल ट्रीटमेंट करने के लिए, वो भी बंद हुआ। इसलिए तो सबसे ज़्यादा कौन से लोग आते थे यहाँ पर और यहाँ से जाते थे? मेडिकल ट्रीटमेंट करने वाले, पढ़ाई करने वाले, कौन लोग ज़्यादा इधर आते हैं? इधर तो हमको तो इतना पता है, फ़िलहाल हमेशा तो अफ़गानी लोग ज़्यादा आते थे। उनके इलाज करने की ज़रूरत है, 100% लोगों को तो पता है। और पढ़ाई करने के लिए स्टूडेंट ज़्यादा आते थे पहले, पूरा अफ़गानिस्तान का लोग। अभी तो सब कुछ बंद है। आप अफ़गानिस्तान में कहाँ से हैं? मैं तो कुंदुज से हूँ। कुंदुज से हैं। और अभी आप कितने समय से इंडिया में हैं? 2013 तक, जब भी हम आई अभी तक वापस तो अफ़गानिस्तान नहीं गई, क्योंकि वहाँ की सिचुएशन बात है बिल्कुल ख़राब है। अभी कुंदुज में क्या हालात हैं? आपकी बातचीत होती उधर? बातचीत तो नहीं हो सकती, बिल्कुल बंद है अभी फ़िलहाल सब कुछ वहाँ पे। और वहाँ की सिचुएशन बिल्कुल ख़राब है, हद से भी ज़्यादा। मैं तो